बच्चों कक्षा 11 भूगोल विषय की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इस बुक के चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है बच्चों पृथ्वी पर जीवन। पृथ्वी पर जीवन, इस चैप्टर को हमने पूरा पढ़ा। पूरा पढ़ने के पश्चात आज हम इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो बच्चों तैयार हो जाइए 15वें चैप्टर के अभ्यास प्रश्न करने के लिए। तो अपनी कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल आदि तैयार करके रख लीजिए। पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल में सम्मिलित है? जैव मंडल में कौन सम्मिलित है इस बात को हम देखेंगे। केवल पौधे नहीं, केवल प्राणी नहीं, सभी जैव अजैव जीव और सभी जीवित जीव। सभी 4 ऑप्शन है बच्चों यहाँ पर। पहला ऑप्शन केवल पौधे नहीं आएगा, दूसरा ऑप्शन केवल प्राणी नहीं आएगा, तीसरा ऑप्शन है सभी जैव अजैव जीव नहीं आएगा और चौथा है सभी जीवित जीव। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? तो बच्चों सवाना के नाम से जाना जाता है इनको। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न है बच्चों, चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्नलिखित में से क्या बनाती है? चट्टानों में जो पाए जाने वाला जो लोहांश है अर्थात जो लोहा है बच्चों, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बनाती है? आयरन कार्बोनेट नहीं, आयरन ऑक्साइड बिल्कुल सही आंसर, आयरन नाइट्राइट और आयरन सल्फेट। इसका तो सही आंसर आएगा आयरन ऑक्साइड बनाती है। लोहांश और ऑक्सीजन मिलकर के आयरन ऑक्साइड बनाती है। इसके बाद चौथा प्रश्न है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर के क्या बनाती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, उसके दौरान प्रकाश की उपस्थिति में होगी, हम जानते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होगी वो जल के साथ मिलकर के क्या बनाती है? कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है, ये हमने पढ़ा था। और उसी से कार्बोहाइड्रेट्स जब पादपों में इकट्ठा हो जाता है, उसी के बाद शाकाहारी जो जंतु है पादपों से प्राप्त करते हैं और उससे ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बच्चों छोटे प्रश्न अर्थात 30 शब्दों वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं? पारिस्थितिकी से क्या समझते हैं? जीवधारियों का आपस में और उनका भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। एक लाइन का या 1 नंबर का प्रश्न इस तरीके से आ सकता है और हमें अच्छे से इसको समझ लेना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों, पारितंत्र क्या है? संसार के प्रमुख पारितंत्र प्रकारों को बताइए। तो पारितंत्र क्या है? किसी क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का भूमि, जल अथवा वायु अजैविक तत्वों से ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित हो, उसे पारितंत्र कहा जाता है। पारितंत्र प्रमुख रूप से 2 प्रकार का होता है, स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र। तो 2 प्रकार से हमने यहाँ पर ये चीजें देखी। अगला प्रश्न है बच्चों, खाद्य श्रृंखला क्या है? चराई खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण देते हुए इसके अनेक स्तर बताइए। खाद्य श्रृंखला बच्चों हमने देखी थी कि किस प्रकार से जो उत्पादक है, उत्पादक के पश्चात प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, तृतीयक से चतुर्थक, इस प्रकार से एक श्रृंखला बन जाती है जिसे क्या कहा? खाद्य श्रृंखला। और जो खाद्य श्रृंखला है उसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है और पोषण का प्रवाह होता है और इस प्रकार से श्रृंखलाबद्ध जो ये कार्य है खाद्य श्रृंखला कहलाती है। और विभिन्न जब खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती है, आबद्ध हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। तो भोजन से ऊर्जा ग्रहण करने के लिए निरंतर भक्षण प्रक्रिया दोहराने से जीवधारियों में ऊर्जा के आदान प्रदान की जो श्रृंखला बनती है उसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। इस चक्र में खाद्य ऊर्जा भोज्य से भोजक को स्थानांतरित होती है और कितनी प्रतिशत होती है बच्चों? 10% ही आगे पहुंच पाती है, 90% उपयोग में आ जाती है। ठीक है, 90% उपयोग में आ जाती है और 10% ही जो ऊर्जा है वो आगे अगले स्तर में जाती है। चराई खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है पादप, प्लवक या प्लैंकटन जिसे बोलते हैं। ठीक है, जो कहां पर होते हैं? कहीं पर भी हो सकते हैं, समुद्रों में। ठीक है, प्राणी प्लवक, पादप प्लवक को प्राणी प्लवक खाते हैं और प्राणी प्लवक को छोटी मछली खाती है, छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है और बड़ी मछली को मानव खा सकता है। तो इस प्रकार से चराई खाद्य श्रृंखला का यह हमने अच्छा उदाहरण यहां पर बताया।
इसके पश्चात देखते हैं अगला प्रश्न, खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अभी मैंने बताया था बच्चों, खाद्य जाल विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का आपस में जुड़ जाना, मर्ज होना, हो जाना, आबद्ध हो जाना, उसे खाद्य जाल कहते हैं। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्न आहार श्रृंखलाएं कहीं ना कहीं परस्पर संबंधित होती है। इन आहार श्रृंखलाओं को सम्मिलित रूप से खाद्य जाल कहते हैं। और ये जितना ज्यादा सघन खाद्य जाल होगा, जितना ज्यादा स्टेप होंगे, जितने ज्यादा इसमें स्टेप होंगे, उतना ज्यादा अच्छा और सुदृढ़ माना जाता है। ठीक है बच्चों, और यह होना भी चाहिए। उदाहरण, एक चूहा जो अन्न पर निर्भर है वह अनेक द्वितीयक उपभोक्ताओं का भोजन है। ठीक है, एक चूहा जो किस पर है, अन्न पर निर्भर होता है, और उसको बहुत सारे द्वितीयक उपभोक्ता अर्थात ऐसे मांसाहारी जीव जो चूहे को खाते हैं बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। और तृतीयक मांसाहारी अनेक द्वितीयक जीवों से अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक मांसाहारी जीव एक से अधिक प्रकार के शिकार पर निर्भर रहता है। और ये जितने ज्यादा होंगे उतना ही अच्छा खाद्य जाल बनेगा, और जितना अच्छा खाद्य जाल बनेगा बच्चों उतना ही पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ होगा, अच्छा होगा और लंबे समय तक चलायमान होगा। यहां पर हम इस चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, बायोम क्या है। बायोम क्या है बच्चों, पौधे और प्राणियों का एक समुदाय है, एक ऐसा समुच्चय है, एक क्षेत्र विशेष को बतलाता है जो कि क्या होता है, विशेष रूप से जलवायु से प्रभावित होता है और उसके पर्यावरण से प्रभावित होता है। और यदि पर्यावरण से उसको अलग किया जाए, पर्यावरण से बाहर निकाला जाए तो वो जीवित नहीं रह सकता। उस बायोम से बाहर निकलने पर वो जीवित नहीं रह सकता, उसकी पहचान होती है वो बायोम। ठीक है, पौधों तथा प्राणियों का एक समुदाय जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर मिलता है बायोम कहलाता है। बायोम 5 प्रकार के होते हैं, हमने अध्ययन भी किए थे पांचों प्रकार के, वन बायोम, मरुस्थलीय बायोम, घास भूमि बायोम, जलीय बायोम और पर्वतीय बायोम। अब अगला प्रश्न जो कि बड़ा प्रश्न है बच्चों, 150 शब्दों में जिसके आंसर हमें देने हैं। पहला प्रश्न है, संसार के विभिन्न वन बायोम, फॉरेस्ट बायोम्स की बात कर रहे हैं, कि महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करो। तो बच्चों वन जो बायोम है, पूरी दुनिया में वन जहां पर मिलते हैं वो वन बायोम में होंगे। और वन बायोम्स जो होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है भूमध्य रेखीय वन बायोम, दूसरा है पर्णपाती वन बायोम, तीसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय वन बायोम और चौथा है बोरियल वन बायोम। इसको बच्चों यहाँ पर दोनों को उष्णकटिबंधीय वन बायोम भी कह सकते हैं। ठीक है, और यदि अलग करना चाहे तो 4 हो गए, सम्मिलित करना चाहे तो 3 हो गए, और पहले के 2 भाग भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने वन बायोम को बतलाया। अब पहला है हमारा बच्चों भूमध्य रेखीय वन बायोम की महत्वपूर्ण विशेषता। जलवायु वर्गीकरण के दौरान भी बच्चों हमने देखा था कि भूमध्य जो रेखीय जो क्षेत्र है उसकी कुछ विशेषता होती है। वहां पर जो पाए जाने वाले वन हैं वो किस प्रकार से होंगे, उसी जलवायु से प्रभावित होंगे, अर्थात तापमान उच्च पाया जाएगा, वर्षण भी उच्च पाया जाएगा। और इस कारण से यहाँ की जो परिस्थितियां है, यहाँ का जो बायोम है वो एक अलग महत्वपूर्ण कार्य करेगा। तो इसकी प्रमुख विशेषता पहली है, यह वन बायोम भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य विस्तृत रहता है। इसकी स्थिति यहाँ पर हमने बतलाई। दूसरा है टेम्परेचर यहाँ पर 20 से 25 डिग्री, इस वन बायोम में लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मिलता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं मिट्टी की। तो इस वन बायोम में मिलने वाली मिट्टी अम्लीय होती है तथा उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है क्योंकि वर्षा अधिक होती है। चौथा है, इस बायोम में असंख्य प्रजातियों के वृक्षों के झुंड मिलते हैं। क्यों मिलते हैं बच्चों? क्योंकि तापमान उच्च है, वर्षा भी उच्च है और यहाँ पर जो वृक्ष हैं काफी वितान वाले होते हैं। ठीक है, काफी सघन होते हैं। इस वजह से यह वृक्ष लंबे सघन होते हैं। साथ ही कीट पतंगे, चमगादड़, पक्षी व स्तनधारी जंतु भी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के इन क्षेत्रों में, इन वनों में पाए जाते हैं। दूसरा है बच्चों पर्णपाती वन। पर्णपाती वन बायोम की महत्वपूर्ण विशेषता, पर्णपाती वन बायोम की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। जैसे कि हमने पढ़ा था 10 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के मध्य यह स्थित है। इसका तापमान 25 से 30 डिग्री के सेंटीग्रेड के मध्य रहते हैं तथा एक ऋतु इसमें वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेंटीमीटर होता है। तो एक ऋतु में ही वर्षा आती है। जैसे कि हम भारत जैसी व्यवस्था बात करें तो यहाँ पर इसी प्रकार की चीज है और तापमान भी खूब रहता है, काफी
ठीक रहता है, 25 से 30 डिग्री तक तापमान रहता है। और यह मौसमी अवस्था होती है, अर्थात सर्दी गर्मी तापांतर अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। ठीक है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तापांतर कम होने से वहाँ पर मौसम या ऋतुएं कम पाई जाती है, जबकि इस क्षेत्र में मौसम ऋतुएं ज़्यादा पाई जाती है। इस वन बायोम की मिट्टी में पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होती है, जितनी आवश्यक होती है उतनी पर्याप्त मात्रा इसमें मिलती है। और इस बायोम में मध्यम ऊंचाई के कम घने वृक्ष मिलते हैं, जिनमें एक साथ अनेक प्रजातियां मिलती हैं। साथ ही यहाँ भी कीट पतंगे, चमगादड़ पक्षी, स्तनधारी जंतु मिलते हैं। जो प्रजातियां है वृक्षों की वो काफ़ी एक साथ यहाँ पर मिलती है। इसके बाद बच्चों तीसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय वन बायोम की महत्वपूर्ण विशेषता। अब शीतोष्ण कटिबंधीय जो वन बायोम है, ना तो तापमान ज़्यादा है ना ही तापमान कम है, मध्य की अवस्था है। ठीक है, अब इनका क्षेत्र देख लेते हैं। हमने देखा था कि यह वन बायोम पूर्वी उत्तरी अमेरिका, उत्तरी पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप व मध्य यूरोप में मिलते हैं, जो कि मध्य अक्षांशीय क्षेत्र होते हैं। तापमान की यदि बात करें तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य इनमें तापमान पाया जाता है। वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर के मध्य वर्ष पर्यंत समान रूप से वितरित पाई जाती है। ये इनकी विशेषता है, वर्ष पर्यंत समान रूप से इनमें वर्षा पाई जाती है। जबकि बच्चों पर्णपाती जो क्षेत्र थे वहां पर एक ऋतु में ही वर्षा पाई जाती थी। स्पष्ट ऋतुएं मिलती है तथा कठोर शीत ऋतु यहाँ पर होती है। कठोर शीत होती है क्योंकि ये क्या है, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होते हैं। इस बायोम की मिट्टी उपजाऊ तथा अपघटक जीवों से संपन्न होती है। अपघटक जीवों से संपन्न होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा तापमान नहीं है, बहुत कम तापमान नहीं है, और इस मिट्टी इसलिए उपजाऊ होती है। इस बायोम में मध्यम सघन चौड़े पत्तों वाले वृक्ष मिलते हैं। इसमें पौधों की प्रजातियों में कम विविधता मिलती है। इस क्षेत्र की बहुत बड़ी विशेषता है बच्चों कि समान रूप से जो पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, ठीक है, वो बहुत बड़े क्षेत्र में एक समान पेड़, एक ही प्रजाति के पेड़ पाए जाते हैं, जिससे कि जो पेड़ों को काटने का जो कार्य किया जाता है, ठीक है, वो आसानी से कर सकते हैं और व्यावसायिक जो इनका उपयोग है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओक, बीच, मेपल यहाँ मिलने वाले प्रमुख वृक्ष है। गिलहरी, खरगोश, पक्षी, काले भालू, पहाड़ी शेर, स्कंक यहाँ मिलने वाले प्रमुख जंतु है जो कि इन वनों में मिलते हैं। अब चौथा है बोरियल वन बायोम की महत्वपूर्ण विशेषता। बोरियल वन बायोम वो कहाँ पर पाए जाते हैं, वो ध्रुवीय क्षेत्रों में मिलते हैं बच्चों। यह वन बायोम यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका के उच्च अक्षांशीय भाग, साइबेरिया का कुछ भाग, अलास्का, कनाडा तथा स्कैंडिनेवियन देशों में विस्तृत रूप से मिलता है, जो कि ध्रुवीय क्षेत्र है। काफ़ी ठंडी यहाँ पर पड़ती है, काफ़ी सर्दी पड़ती है, तापमान नीचे मिलता है। इस बायोम में छोटी आर्द्र ऋतु व मध्यम रूप से गर्म ग्रीष्म ऋतु तथा वर्षा रहित लंबी शीत ऋतु मिलती है। वर्षा यहाँ पर नहीं होती बच्चों, और होती है तो किस रूप में होती है, हिमपात के रूप में वर्षा यहाँ पर होती है। इस बायोम की मिट्टी अम्लीय तथा पोषक तत्वों की कमी रखने वाली होती है। मिट्टी की अपेक्षाकृत पतली परत मिलती है, क्योंकि मृदा यहाँ पर विकास नहीं हो पाता बच्चों, मिट्टी का यहाँ पर विकास नहीं हो पाता क्योंकि तापमान बिल्कुल कम रहता है इस वजह से। ठीक है, और इस बायोम में सदाबहार कोणधारी वन जैसे पाइन, फर तथा स्प्रूस प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। कठफोड़ा, चील, भालू, हिरण, खरगोश, भेड़िया, चमगादड़ यहाँ मिलने वाले प्रमुख जंतु है जो कि इन वनों में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, जैव भू रासायनिक चक्र क्या है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कैसे होता है, वर्णन करो। दो प्रकार के क्वेश्चन है इसमें। पहला है जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, और दूसरा है वायुमंडल में नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कैसे होता है, इसके बारे में हमें बताना है। तो बच्चों हमने परिभाषा देखी थी, ठीक है। इसके अनुसार यदि हम परिभाषा की बात करें बच्चों, तो जैव भू रासायनिक चक्र से आशय पृथ्वी के वायुमंडल, जलमंडल अर्थात महासागर एवं अवसादों अर्थात स्थल मंडल से होकर रासायनिक तत्वों के चक्रण को भू जैव रसायन चक्र कहा जाता है। तो विभिन्न जो मंडल है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल से होकर के रासायनिक तत्वों के जो चक्रण है, जो जैविक संगठकों से होकर के निकलते हैं, उन सब चक्रों को क्या कहते हैं, भू जैव रसायन चक्र कहा जाता है। पिछले 100 करोड़ वर्षों में वायुमंडल व जलमंडल की संरचना में रासायनिक घटकों का संतुलन लगभग एक जैसा रहा है। रासायनिक तत्वों का यह संतुलन पौधों तथा प्राणी उत्तकों से
होने वाले चक्रीय प्रभाव के द्वारा बना है। अब 100 करोड़ वर्षों से लगातार रूप से एक चक्र चला जा रहा है लगभग, और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है। और यह अंतर जो नहीं आया है चक्रीय प्रवाह के रूप में जैव जगत से अजैव जगत और फिर अजैव जगत से जैव जगत में लगातार रूप से चक्रीय अवस्था में पौधों के द्वारा, उत्पादकों के द्वारा चक्रीय अवस्था में प्राप्त होता है। जैव मंडल में जीवधारी व पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रभाव को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। इस प्रकार से भी कह सकते हैं इसको बच्चों कि जैव मंडल में जीवधारियों व पर्यावरण के मध्य जो रासायनिक तत्वों का जो संचलन होता है, चक्रीय प्रवाह होता है, उसे कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। वायुमंडल में नाइट्रोजन का यौगीकरण कैसे होता है बच्चों? सीधे तौर पर हम जानते हैं कि नाइट्रोजन काम में नहीं आती है, कुछ अपवादों को छोड़ दे तो नाइट्रोजन सीधे रूप में काम में नहीं आती है, जबकि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी सीधे तौर पर काम नहीं आती। यौगिकों का निर्माण होता है, नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रोजन से नाइट्रेट या नाइट्राइट आदि चीजों का निर्माण होता है, उसी को उपयोग में लेते हैं पौधे और उसी को फिर दूसरे जीवों के द्वारा प्रवाहित होते हुए चक्र के रूप में वो वापिस चलायमान होती है। वायु में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाली नाइट्रोजन को अधिकांश जीव सीधे ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। केवल कुछ मृदा बैक्टीरिया तथा ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल ही इसे सीधे गैसीय रूप में ग्रहण करने में सक्षम है। सामान्यतः नाइट्रोजन यौगिकीकरण फिक्सेशन द्वारा ही प्रयोग में लाई जाती है। स्वतंत्र नाइट्रोजन को मृदा बैक्टीरिया तथा नील हरित शैवाल वायुमंडल से प्राप्त कर अमोनिया तथा नाइट्रेट में बदलते रहते हैं, ठीक है, अमोनिया या नाइट्रेट में बदलते रहते हैं, इस प्रकार की चीजें। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चों बैक्टीरिया और ये इस प्रकार के जो शैवाल है, नील हरित जो शैवाल है, इनकी कितनी इंपोर्टेंस हो गई। यदि ये नहीं हो तो नाइट्रोजन का यौगीकरण नहीं हो सकता। तो हर प्रकृति में बच्चों हर चीज का इंपोर्टेंस है। हम मानवों ने अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का खूब दोहन किया है, लेकिन प्रकृति ने अपने कार्यों को बहुत व्यवस्थित तरीके से किया है और व्यवस्थित तरीके से कर रही है, ठीक है। तो इन छोटे जीव हो, बड़े जीव हो, या किसी भी जीव, सजीव चाहे निर्जीव हो, सभी चीजों का अपना महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर होता है। वायुमंडल में तड़ित विसर्जन व अंतरिक्ष विकिरण के दौरान भी उपस्थित कुछ नाइट्रोजन का नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में यौगीकरण हो जाता है। तो और नहीं तो ये जो तड़ित, यहाँ पर जो बिजली कड़कने वाली जो घटना होती है, अंतरिक्ष जो से आने वाली जो विकिरण है, उनके द्वारा भी नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में जो यौगीकरण होता है उसका कार्य किया जाता है। महासागरों में मिलने वाले कुछ सागरीय जीव मिट्टी में उपस्थित नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन गैस में बदलकर उसे वायुमंडल में विमुक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार का कार्य भी होता है, ठीक है बच्चों। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के इस तरह यौगिक रूप में उपलब्ध होने पर हरे पौधों के खाने पर इस नाइट्रोजन का कुछ भाग उनके शरीर में चला जाता है। यौगीकरण के पश्चात ही पौधे खाते हैं, पौधों का उपयोग में लिया जाता है और उपयोग में लेने के पश्चात उनके शरीर में वो भाग चला जाता है नाइट्रोजन के रूप में, और जब शाकाहारी उनको खाते हैं तो उसके शरीर में चला जाता है। जीवधारियों तथा पौधों के मृत होने पर इनके नाइट्रोजन अपशिष्ट मिट्टी में उपस्थित वियोजक तथा बैक्टीरिया द्वारा नाइट्राइट यौगिकों में बदल दिया जाता है। इनमें से कुछ बैक्टीरिया नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देते हैं। मिट्टी में उक्त विधियों से प्राप्त नाइट्रेट्स का पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, जिससे हरे पौधों द्वारा पुनः नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी संतुलन क्या है, इसके असंतुलन को रोकने के महत्वपूर्ण उपाय पर चर्चा करो। पारिस्थितिकी संतुलन क्या है, इसके असंतुलन को रोकने के महत्वपूर्ण उपायों पर चर्चा करनी है। तो पारिस्थितिकी संतुलन जो प्रकृति के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का जो संतुलन बना हुआ है वो किस प्रकार से है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र या आवास में जीवों के समुदाय में पारस्परिक गतिक साम्यता की अवस्था को पारिस्थितिकी संतुलन कहा जाता है। यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में मानवीय प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा एकाएक असंतुलन पैदा कर दिया जाए तो वह पारिस्थितिकी तंत्र की स्वसाम्य अवस्थित व्यवस्था या होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म उसकी क्षतिपूर्ति कर उसे शीघ्र ही संतुलन की स्थिति में ला देती है। प्राकृतिक रूप से, मानव जनित रूप से उस पारिस्थितिकी तंत्र को यदि कुछ समस्या पैदा हो जाए, उसमें कुछ असंतुलन हो जाए, तो प्रकृति की क्षमता है पारिस्थितिकी तंत्र की में जो खुद में साम्य अवस्था लाने की एक क्षमता होती है, उसकी क्षतिपूर्ति करने की जो क्षमता होती है और शीघ्र संतुलन लाने की उसमें स्थिति में ला देती है। लेकिन यदि उसके स्वांगीकरण की से ज्यादा अवस्था में
यदि इस प्रकार का कार्य किया जाए तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो विखंडित हो सकता है, समस्याग्रस्त हो सकता है। पारिस्थितिकी असंतुलन को रोकने के महत्वपूर्ण उपाय निम्नवत है। पहला है बच्चों, पारिस्थितिकी तंत्र में जीवधारियों की विविधता अपेक्षाकृत स्थायी रहे तथा प्राकृतिक अनुक्रमण के द्वारा इनमें परिवर्तन भी होते रहे। इसे पारितंत्र में हर प्रजाति की संख्या के एक स्थायी संतुलन के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। यह संतुलन निश्चित प्रजातियों में प्रतिस्पर्धा तथा परस्पर सहयोग से होता है। कुछ प्रजातियां अपने भोजन में जीवित रहने के लिए दूसरी प्रजातियों पर निर्भर करती है, जिससे प्रजातियों की संख्या निश्चित रहती है तथा संतुलन बना रहता है। तो ये संतुलन बनाने वाली व्यवस्था है जो कि प्रकृति में अपने आप रहती है। तीसरा है, पौधों के पारिस्थितिकी संतुलन में परिवर्तन के कई कारण है, जैसे स्थानांतरित कृषि करने से द्वितीयक वन प्रजातियां जैसे घास, बांस, चीड़ आदि के वृक्ष प्रारंभिक प्रजातियों के स्थान पर उग आते हैं तथा प्रारंभिक वनों की संरचना को बदल देते हैं। चौथा है बच्चों, पादप समुदाय के असंतुलन में मानवीय हस्तक्षेप को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। ठीक है। पांचवा है, प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। छठा है, निश्चित स्थानों पर जीवों में विविधता वहां के पर्यावरणीय कारकों का संकेतक है। इन कारकों का समुचित ज्ञान व समझ पारितंत्र के संतुलन में ही सहायक होता है। तो वहां किस प्रकार से जीवों में विविधता है, पारस्परिक सहयोग है, यह भी एक समझने वाली चीज है। इस पर पारिस्थितिकी विज्ञान के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने यहाँ पर प्रश्नोत्तर किए। तो आज की क्लास में बच्चों हमने अध्याय 15 के प्रश्नोत्तर किए। अगली क्लास में हम अध्याय 16 शुरू करेंगे। धन्यवाद बच्चों।